देखिए, रोड पर चलते हुए स्पीड ब्रेकर का आना या फिर किसी गड्ढे का भी आना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कई बार ऐसा तब होता है जब हमारा अटेंशन उस गड्ढे पर या स्पीड ब्रेकर पर नहीं होता और एक झटका लग जाता है। अब ये तो हुई रोड की बात और गाड़ी की बात, लेकिन जिंदगी की गाड़ी में भी कई बार ऐसे ट्रॉमास, ऐसे सदमे, ऐसे झटके लग जाते हैं जब कुछ हादसे एक गहरा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं माइंड पर, और उन इंप्रेशंस की वजह से, उन सदमों की वजह से या उन ट्रॉमास की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी तो बड़ी बेकार है, हमारा अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, और शायद हम जिंदगी के उस सफर का मजा लेना या आनंद लेना, जिसे मैं कहूंगा, छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आज की बुक समरी हमारे आपके लिए ही है। हम सभी की मेंटल स्टेट का कोई ना कोई नाम होता है, जिसे गुस्सा, डिप्रेशन, चिंता, दुख या पागलपन भी हम कह देते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा महसूस करना गलत है, हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। इस बुक की ऑथर फेथ हार्पर एक लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और बोर्ड सुपरवाइजर हैं। वो सैन एंटोनियो, टेक्सास में एक सर्टिफाइड प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाली न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। वो फेमस बुक अनफक योर ब्रेन के साथ कई और फेमस किताबें जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन और दुख के ऊपर हैं, उनकी ऑथर हैं। तो आइए उनकी रिसर्च, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से भरपूर इस बुक समरी को शुरू करते हैं। अनफक योर ब्रेन बाय फेथ हार्पर। गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीजों को हमारा ब्रेन खुद ही अपना लेता है। ये सारे इमोशंस और बिहेवियर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही चीजों की तरफ हमारे रिस्पॉन्स होते हैं। आप ये समरी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि शायद आपको ऐसा महसूस होता हो कि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। आप खुद से पूछते हैं कि आप इतने थके हुए क्यों हैं, जबकि आपने कुछ भी थकावट वाला काम किया भी नहीं। आप हर दिन अपने कमरे में खुद को बंद करके क्यों रोना चाहते हैं? फिर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको कहते रहते हैं कि इन सबको छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए और खुद को वापस पहले जैसा बनाना चाहिए। लोग आपको बात बात पर एडवाइस देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बिना ये जाने कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप उनकी बताई बातों को मानना भी चाहते हैं ताकि आप एक चिड़िया की तरह आजादी के साथ रह सकें। आप खुद पर फोकस करना चाहते हैं ताकि आप और भी प्रोडक्टिव हो सकें और अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे सकें। आप चाहते हैं पर ऐसा कर नहीं पाते। यह समरी आपको यह बताने के लिए ही बनाई गई है कि आप खुद अपनी जिंदगी के क्रिएटर और कंट्रोलर हैं। अब वक्त है कि आप दूसरों की बातें और खुद की पुरानी बातें सुनना बंद कर दें। अब वक्त है कि आप अपनी असल आवाज को सुनें, और ऐसा करने के लिए पहले आपको खुद को समझना होगा, और यह समरी आपको बताएगी कि यह कैसे करना है। फेथ हार्पर एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं। इस बुक में उन्होंने एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की है जो किसी भी इंसान को ट्रॉमा यानी कि सदमे से जो गुजर रहा है उसे आजाद होने की एक दिशा दिखा सकता है। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हम ब्रेन के 3 जरूरी हिस्सों के बारे में बात करेंगे जो आपके सोचने के तरीके पर असर डालते हैं। पहला है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या फिर पीएफसी, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम और तीसरा है ब्रेन स्टेम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी हमारी थिंकिंग यानी सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे ब्रेन के सामने वाले पार्ट या आगे वाले पार्ट में होता है। यह हर उस जगह काम आता है जहां हमें लॉजिकली सोचना होता है। पीएफसी ही हमारे ब्रेन तक पहुंचाई गई सभी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और यह फैसला करता है कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए। यह ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जिसे ग्रो होने में बहुत वक्त लगता है। आपके 25 साल तक के होने पर भी यह पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता। पीएफसी ठीक एक बॉस की तरह होता है। यह हमारे ब्रेन के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद पीएफसी एक्शन लेता है। पीएफसी के ठीक पीछे ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम या एलएस कहते हैं। जहां पीएफसी सोचने का काम करता है, वहीं एलएस आपके इमोशंस का फैसला करता है। हम ये तो जान ही चुके हैं कि पीएफसी हमारे ब्रेन के सभी हिस्सों से जुड़ा होता है।
इसी वजह से हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग से भी जुड़े हुए होते हैं। पीएफसी और एलएस के बीच होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या फिर एसीसी। जब आपको कोई इंपॉर्टेंट फैसला करना होता है तो एसीसी पीएफसी और एलएस के बीच की बातचीत को मैनेज करता है। फिर पीएफसी और एलएस फैसला करते हैं कि उस वक्त क्या एक्शन लेना है। देखा जाए तो बात यह है कि हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं हम उतना ही ज्यादा सोचते हैं। सोचना और फील करना साथ साथ चलते हैं, हम उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। एलएस की एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यही आपकी यादों को भी स्टोर करता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो यहां मतलब है कभी न भूलने वाली यादों से। ये वो याद हो सकती है जब आप अपने घर में पहला डॉग लेकर आए थे या आपका सबसे शानदार बर्थडे वगैरह। जब आपका ब्रेन अच्छी यादों को संभाल कर रखता है तब हमें कोई परेशानी नहीं होती। पर बुरी यादों का क्या? हां, अब इस वक्त आपको समझने की जरूरत है कि हमें बुरी चीजें क्यों याद रह जाती हैं। हमारी परेशानी की जड़ है हमारा एलएस। अब हम इसके दो और पार्ट के बारे में जानेंगे, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लंबे समय वाली यादों को स्टोर करके रखता है। ये लर्निंग यानी कि सीखने के लिए जिम्मेदार होता है ताकि आप बातों को याद रख सकें और उसे भूले नहीं। दूसरी ओर एमिगडाला इमोशंस को यानी कि मेमोरी को यादों से जोड़ता है। ये हर मेमोरी को स्टोर नहीं करता और उसे नहीं पता होता कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी या फिर अपनी आंटी की रेसिपी बुक कहां रखी है। एमिगडाला सिर्फ खास या स्पेसिफिक यादों को स्टोर करता है जिसे एपिसोडिक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं, यानी EAM। ये यादें इवेंट्स पर बेस्ड होती हैं, जिसका मतलब है कि एमिगडाला टाइम, जगह और लोगों को याद रखता है। ये वो यादें होती हैं जो आपकी जिंदगी में आपका नजरिया, वैल्यूज और बिलीफ्स बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी एपिसोडिक यादें हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती हैं। ऐसे ही आपका ब्रेन फैसला करता है कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। या तो आप लड़ेंगे, उड़ेंगे या फिर फ्रीज हो जाएंगे। ये सब हमारे ब्रेन के स्टेम पर डिपेंड करता है। ब्रेन स्टेम ही हमारे अलर्ट, अवेयर और आसपास क्या हो रहा है उसमें ध्यान लगाने की एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने ब्रेन को वापस ट्रेनिंग कैसे दी जाए। हां, आप अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। हम किसी भी फिक्स्ड स्किल या काबिलियत के साथ पैदा नहीं होते, खासकर जब बात हमारे ब्रेन की हो तो। बस हमें जरूरत है तो हिम्मत की, ताकि हम दोबारा से शुरुआत कर सकें। तो आइए उस लर्निंग के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सेफ्टी और स्टेबलाइजेशन। अपने ब्रेन को वापस ट्रेन करने के लिए आपको 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है, और वो हैं सेफ्टी एंड स्टेबलाइजेशन, रिमेम्बरेंस और मॉर्निंग और रिकनेक्शन। ये चीजें आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि अपने ब्रेन को वापस ट्रेन करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बिना ज्यादा खर्च किए, बिना किसी दूसरी जगह जाए। आप अपनी जिंदगी में कभी भी बदलाव ला सकते हैं जब आप चाहें। सेफ्टी और स्टेबलाइजेशन आपको यह पता लगाने में और समझने में मदद करती हैं कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है और कौन सी चीज आपके ब्रेन को ट्रिगर कर रही है। अगर आप उस ट्रिगर का पता लगा लेते हैं तो फिर आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, यह समझकर कि अब आपको एमिगडाला को आपकी बुरी यादों में ले जाने से रोकना है। इस वक्त आपको अपने ब्रेन को बताना है कि उसे क्या फॉलो करना चाहिए। किसी भी परेशानी का सामना करने से पहले लोगों के सामने जो चुनौती आती है वो ये है कि उन्हें उसका सामना करने का सही तरीका नहीं मालूम होता है। इसलिए इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक पेन और पेपर उठाइए और किसी भी परेशानी का सामना करने के तरीकों को लिखिए जो कि यहां बताए गए हैं। ये लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप इस पेपर को किसी ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर इन पर बार बार जा सके। कोपिंग मैकेनिज्म यानी किसी प्रॉब्लम का सामना करने का तरीका जो आप सीखेंगे उसका नाम है मेंटल ग्राउंडिंग, फिजिकल ग्राउंडिंग और सूदिंग। मेंटल ग्राउंडिंग का मतलब है कि जब आपको कोई बहुत दर्दनाक घटना याद आए तब आपको खुद को प्रेजेंट सिचुएशन में वापस लाने की कोशिश करना है। मेंटल ग्राउंडिंग टेक्निक आपको खुद को प्रेजेंट सिचुएशन में रहने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर करने में मदद करता है।
इस तरीके से आप अपना ध्यान उस सदमे से हटा सकते हैं और अपने ब्रेन को घबराने से रोक सकते हैं। फिजिकल ग्राउंडिंग का मतलब है अपनी यादों से फोकस हटाकर सांसों पर ध्यान रखना। अपनी सांसों को अंदर बाहर आते जाते महसूस कीजिए। अगर आपका एमिगडला वापस आपको उन्हीं यादों की याद दिलाता है तो आप अपना ध्यान वहां से हटाकर अपनी सांसों की ओर यानी ब्रीदिंग पर लगा सकते हैं और फिजिकली अपने प्रेजेंट को महसूस कर सकते हैं। सूदिंग का मतलब है मुश्किल सिचुएशन में खुद के लिए दया भावना रखना। अपने पास्ट के बारे में सोचने के बजाय कोशिश कीजिए कि आप उन चीजों को विजुअलाइज करें जिनसे आप प्यार करते हैं। ये ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा हो सकता है, कोई महफूज जगह हो सकती है, या फिर आपका कोई पसंदीदा इंसान भी हो सकता है। अपने सदमे से डील करने का सबसे मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है अपनी कहानी को शेयर करना और उसे प्रोसेस करना। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि क्या आप अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हैं। इसका पहला तरीका है लिखना या फिर खुद डायरी मेंटेन करना। यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लिखने से आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर ऐसे ऐसे इमोशंस भी थे। दूसरा तरीका है किसी इंसान के साथ अपनी कहानी शेयर करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी पूरी कहानी हर छोटी डिटेल के साथ या पूरी सच्चाई के साथ उन्हें सुनानी है। इसका मतलब है कि कई सालों से आपने जो अपना बोझ अपने दिल पर लाद रखा है उसे उतारना। इसलिए किसी ऐसे की मदद लेना सही होगा जो आपको सपोर्ट करे और आपकी मदद कर सके। तीसरा है रिकनेक्शन। इस लेवल का मकसद है आपको यह एहसास दिलाना कि आपका अपनी जिंदगी पर हक पाना कितना जरूरी है। इसका मकसद है आपको यह समझाना कि आप अपने पुराने ट्रॉमा को ही अपनी जिंदगी मानकर न बैठ जाएं और उसे खुद की पहचान न बना लें और न ही उसे अपने आगे की जिंदगी बर्बाद करने का हक दें। इस लेवल में आपको खुद के साथ और लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। अगली स्टेप है प्रोफेशनल की मदद लीजिए। खुद को वापस पाने के कई तरीके हैं। ऐसे तरीके आपको ऊपर बताए गए हैं, पर कई बार इस जंग को अकेले लड़ना ही काफी नहीं होता। यह समरी आपको खुद के ब्रेन से डील करने के कई तरीके बताती है। इसलिए यह चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे इस लड़ाई को अकेले ही लड़ना एक उपाय नहीं है, बल्कि आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें पहला तरीका है ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी। यह थेरेपी इसलिए काम करती है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करते हैं जिन्हें इस फील्ड में काफी कमाल की नॉलेज होती है। आपकी जिंदगी को लेकर थेरेपिस्ट का एक अलग नजरिया होता है और शायद बेहतर समझ भी, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो यादें या एक्सपीरियंसेस नहीं हैं जो आप महसूस कर चुके हैं। इसीलिए वो आपको सही टेक्निक बता सकते हैं और बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं ताकि आपका दर्दनाक सफर आसान बन सके। पर ध्यान रखिए कि आप एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट ही ढूंढें ताकि उसे पता हो कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए एक थेरेपिस्ट चाहिए तो आपको एक ऐसा सर्टिफाइड इंसान ढूंढना चाहिए जिसने ट्रॉमा थेरेपी में मास्टरी कर रखी हो। अगर आप एक ऐसा इंसान नहीं ढूंढते जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल सके तो आपके लिए उसके साथ प्रॉब्लम शेयर करना और उसका हल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला तरीका है एलोपैथिक दवाइयां। एलोपैथिक मेन स्ट्रीम दवाइयों का ही दूसरा नाम है। ये वेस्टर्न देशों में बहुत पॉपुलर है। इसमें एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो ज्यादातर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देते हैं। भले ही दवाइयां मददगार होती हैं, पर आपकी थेरेप्यूटिक जर्नी यहां ही खत्म नहीं होती। एलोपैथिक दवाइयां आपको जल्दी बेहतर कर सकती हैं और आपकी जर्नी में एक अहम भूमिका भी निभाती हैं, पर फिर भी हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपने आप हील होने का मौका भी देना चाहिए। दवाइयां आपकी मदद कर सकती हैं, पर वो कभी भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाने की बराबरी नहीं कर सकती। तीसरा और आखिरी तरीका है अलग अलग थेरेपी इस्तेमाल करना, जैसे कि एक्यूपंक्चर, मसाज और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्यूपंक्चर करने से बहुत सी चीजें बेहतर होती हैं और दर्द भी कम होने लगता है। मसाज लोगों को सिखाती है कि वो कैसे रिलैक्स और बेहतर महसूस कर सकते हैं। सभी थेरेपी फिजिकल शरीर पर फोकस करती हैं क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ साथ साथ ही चलते हैं। अपने शरीर की मदद करके आप अनजाने में ही अपने मेंटल स्टेट को भी बेहतर और ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं।
जब आपको सब कुछ खुद ही करने की आदत हो, तब प्रोफेशनल मदद लेना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। पर याद रखिए, कोई भी इंसान अकेला या सबसे अलग होकर नहीं रह सकता। कभी न कभी आपको लोगों की मदद और लोगों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अभी कमजोर हैं, तो आप अपने से ज्यादा स्ट्रांग लोगों से मदद मांग सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब आप स्ट्रांग होंगे और अपने से कमजोर लोगों की मदद करेंगे, है ना? तो अब वो मोड़ है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा या सुना होता है, हम उस लर्निंग को रिवाइज करते हैं। तो इस समरी का मेन मकसद यही है कि आप ये समझ सकें कि हमारी जो भी स्थिति चल रही है, उससे हमें निराश नहीं होना है। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में वापस ले सकते हैं। आप दोबारा आजाद हो सकते हैं। आप घुट घुट कर नहीं, बल्कि दोबारा खुलकर जी सकते हैं। आज अगर वक्त बुरा है तो कल ठीक भी हो जाएगा। आपको अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारने की जरूरत नहीं है। अमीगडला ही वो कारण है जिसकी वजह से आपको बुरी चीजें याद रहती हैं। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी दुखद यादों को स्टोर करके रखता है और हमें समय समय पर याद दिलाता है। खुद को कभी भी वो काम करने के लिए दबाव में न डालें जो आप कभी करना ही ना चाहते हो। आप अपने हिसाब से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये अकेले नहीं कर सकते, तो आप प्रोफेशनल की मदद जरूर ले सकते हैं। आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं या मसाज भी ले सकते हैं। खुद को थोड़ा आराम करने का समय दीजिए और अपने आसपास मौजूद मददगार लोगों के शुक्रगुजार बनना सीखिए। यही समय है खुद को और दुनिया को अपने आप से वापस जोड़ने का। आप अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ अपने जिंदगी के मकसद को ढूंढने की और खुद को माफ करने की। तो ये बुक समरी आपको जरूर पसंद आई होगी और इसकी लर्निंग, इसकी टेक्निक्स आपके लिए ही हैं और बहुत कारगर हैं। इंप्लीमेंट कीजिए प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। और जो कुछ भी बहुत अच्छा सीखा है आज आपने इस बुक समरी से, उसे कमेंट सेक्शन में पॉइंटर्स के रूप में जरूर लिखिए, ताकि हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाए आपके जहन में भी और यहां पर भी। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।